फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू ईयर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 21 का रूल्स जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में रूल 1 से लेकर 26 तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं सारे ऑर्डर्स को। तो अब हम बात करेंगे रूल 27। रूल 27 जो बात करता है कि उन्मोचित ऋणी का दायित्व क्या होगा। लाइबिलिटी ऑफ जजमेंट डेप्टर डिस्चार्ज। जब जजमेंट डेप्टर को जो निर्णित ऋणी है जिसको उस डिक्री का क्या है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, अगर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो रूल 27 कहता है कि नियम 26 के अधीन प्रस्थापन या उन्मोचन का कोई भी आदेश निष्पादन के लिए भेजी गई बिक्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी की संपत्ति और सही को फिर से अधिकृत किए जाने से निवारित नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। नो ऑर्डर of restitution of discharge under Rule 26 shall prevent the property or person of a judgment debtor from being retaken in execution of the decree sent for execution। यानी कि अगर जो नियम 26 के अधीन जो उसका उन्मोचन डिस्चार्ज कर दिया गया है, अगर रोक दी गई है, तो उसमें क्या है जो निष्पादित की जाने वाली उसकी प्रॉपर्टी है उसको दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन करने से नहीं रोकेगी। ये रूल 27 कहता है। रूल 28 कहता है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या अपील न्यायालय का आदेश उस न्यायालय के लिए आपत्तिकारक होगा जिससे आवेदन किया गया है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास डिक्री और द अपीलेट कोर्ट और टू बी बाइंडिंग अपॉन कोर्ट अप्लाइड टू एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाय विच द डिक्री वॉज पास्ड और ऑफ सच कोर्ट ऑफ अपील as aforesaid in relation to the execution of such decree shall be binding upon the court to which the decree was sent for execution। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या पूर्वोक्त जैसी अपील न्यायालय का ऐसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में कोई आदेश उस न्यायालय के लिए आबद्ध कर होगा जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। तो ये बात आया गया है रूल 28 में। रूल 29 क्या कहता है? रूल 29 कहता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट बिटवीन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर। डिक्रीदार और निर्णित ऋणी के बीच बाल लंबित रहने तक निष्पादन का रोका जाना। जहां उस व्यक्ति की ओर से जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी कोई बात ऐसे न्यायालय की डिक्री के धारक के या ऐसी डिक्री के जो ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा रही है धारक के विरुद्ध किसी न्यायालय से लंबित है, वहां न्यायालय प्रतिभूति के बारे में या अन्यथा ऐसे शर्तों के बारे में जो वह ठीक समझे डिक्री के निष्पादन को तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक लंबित बात का निश्चय न हो जाए। परंतु यदि डिक्री धन के संदाय के लिए है तो न्यायालय उस दशा में जिसमें वह प्रतिभूति अपेक्षित किए बिना उसका रोकना मंजूर करता है, ऐसे करने के अपने कारणों को लिखेगा। ये है रूल 29। रूल 30 क्या कहता है? रूल 30 कहता है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। निष्पादन की रीति क्या होगी? मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। धन के संदाय की हर डिक्री जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुतोष के अनुकल्प के रूप में धन के संदाय की डिक्री भी आती है, निर्णय से सिविल कारागार में निरोध द्वारा या उसकी संपत्ति कुर्की या विक्रय द्वारा या दोनों रीतियों से निष्पादित की जा सकेगी। अगर धन की कोई डिक्री है, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है, एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एज द अल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ में बी एग्जीक्यूट बाय द डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेप्टर। उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा जब तक वह पैसा वह डिक्री जो धन है वो वापस नहीं करता है। और वाई द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी जो है संपत्ति है उसको कर और विक्रय करके क्या है उसका जो है एग्जीक्यूशन किया जाएगा। और वाई बोथ दोनों के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 31।
रूल 31 कहता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के लिए डिक्री। जहां डिक्री किसी विनिर्दिष्ट जंगम वस्तु के या किसी विनिर्दिष्ट जंगम वस्तु के अंश के लिए है, वहां यदि जंगम वस्तु या अंश का अधिग्रहण साध्य हो तो उस जंगम वस्तु के या अंश के अधिग्रहण द्वारा उसको ग्रहण करके लेके या उस पक्षकार को जिसके पक्ष में वह न्याय निर्णित किया गया है या ऐसे व्यक्ति को जिसे वे अपनी ओर से परिधान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें, परिधान द्वारा, निर्णय के सीलगार में निरोध द्वारा या उसकी संपत्ति को कुर्क द्वारा दोनों रीति से निष्पादित की जा सकेगी। नेक्स्ट आते हैं कि जहां उपनियम 1 के अधीन की गई कोई कुर्की 3 महीने के लिए प्रवृत्त रह चुकी है, वहां यदि निर्णय ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई संपत्ति विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार की उस दशा में जहां जंगम संपत्ति के परिधान के अनुकल्प स्वरूप दिए जाने के लिए कोई रकम डिक्री द्वारा निश्चित की गई है, ऐसी रकम या अन्य दशाओं में ऐसे प्रतिकर जो वह ठीक समझे दे सकेगा और बाकी यदि कोई हो निर्णय के आवेदन पर उसे देगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3। ऑर्डर रूल 31 का कहता है सब रूल 3 की जहां निर्णय ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है, उसका पालन नहीं किया है, उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय कर दिया है जिसका संदाय करने के लिए वह आबद्ध है, या जहां कुर्की की तारीख 3 महीने का अंत होने तक संपत्ति के विक्रय किए जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है या यदि किया है तो नामंजूर कर दिया गया है, वह कुर्की समाप्त हो जाएगी। वह जो कुर्की है अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं करता है उसका कोई आवेदन तो वो कुर्की जो है अटैचमेंट वो समाप्त हो जाएगी। रूल 32 कहता है विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और फॉर एन इंजंक्शन, जहां उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री के आज्ञानुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका है, उसका आज्ञानुवर्तन करने में वह जानबूझकर बच रहा है, असफल रह रहा है, वहां उस डिक्री दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए डिक्री की दशा में उसकी संपत्ति कुर्की के द्वारा या संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए व्यादेश के लिए डिक्री की दशा में सिविल कारागार में उसके निरोध द्वारा या उसकी संपत्ति कुर्की द्वारा या दोनों नीतियों से प्रवृत्त की जा सकेगी। सब रूल 2 कहता है कि जहां वह पक्षकार जिसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री पारित की गई है कोई नियम है, वहां डिक्री उस नियम की संपत्ति कुर्की द्वारा या न्यायालय की इजाजत से उसके निर्देशकों या अन्य प्रावधान अधिकारियों की सिविल कारागार के निरोध द्वारा या कुर्की या निरोध दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकेगी, लागू की जा सकेगी। सब रूल 3 कहता है कि जहां नियम 1 या उपनियम 1 या 2 के अधीन की गई कोई कुर्की 6 मास के लिए प्रवृत्त रह चुकी है और वहां यदि निर्णय ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार को ऐसा प्रतिज्ञा दे सके जो वह ठीक सके और बाकी यदि कोई हो निर्णय के आवेदन पर उसे देगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है विक्रय की गई है उसके जितना डिक्रीदार का हक है डिक्री होल्डर का हक है उतना उसको देने के बाद जो बचेगा वो आवेदन करता है तो उस डिक्रीदार को वापस जो निर्णित हुई है उसको वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 4। सब रूल 4 कहता है जहां निष्पादन निर्णित ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन कर दिया है और उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय के लिए वे आबद्ध है या जहां कुर्की की तारीख 6 महीने का अंत होने तक संपत्ति के विक्रय किए जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है
और यदि किया गया है तो नामंजूर कर दिया गया है, वहां कुर्की नहीं रह जाएगी। अगर जो है जो जजमेंट होल्डर है उसने क्या है किसी तरह का आवेदन नहीं किया है उसकी बिक्री के लिए या उसके लिए, तो उसके बाद जो कुर्की है वो समाप्त हो जाएगी। सब रूल 5 कहता है कि जहां संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की या व्यादेश की किसी डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है, वहां न्यायालय पूर्वक सभी आदेशकों के या उनमें से किसी के भी बदले में या उसके साथ साथ निर्देश दे सकेगा कि वह कार्य जिसके लिए किए जाने की अपेक्षा की गई थी, जहां तक हो सके डिक्रीदार या न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्णय देने के खर्चे पर किया जा सकेगा, और कार्य कर दिए जाने पर जो खर्चे हुए हैं वे ऐसी रीति से निश्चित किए जा सकेंगे जिन्हें न्यायालय निर्देश दे, और इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो कि वे डिक्री के में ही सम्मिलित हों। इस तरीके के खर्चे क्या है ऐसे वसूल किए जाएंगे जिससे कि वो डिक्री में ही लिखे हुए हों। शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि वह कार्य जिसके लिए जाने की अपेक्षा की गई है के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक या ज्ञापक आदेश आते हैं। एग्जाम्पल देते हैं का जो बहुत कम संपत्ति वाला व्यक्ति है ऐसा निर्माण खड़ा करता है जो खा की कौटुंबिक हवेली को मानव निवास के अयोग्य बना देता है। का जो है कारागार में निरुद्ध किए जाने और अपनी संपत्ति के कुर्क होने पर भी खा के द्वारा उसके विरुद्ध प्राप्त की गई या अपना निर्माण हटाने के लिए उसे निर्दिष्ट की जाने वाली डिक्री का आज्ञानुवर्तन करने से इनकार करता है। न्यायालय की यह राय है कि का की संपत्ति के विक्रय द्वारा प्राप्त होने वाली कोई भी राशि इतनी न होगी जो वह खा की हवेली के मूल्य में अवक्षयन के लिए उसके लिए पर्याप्त प्रतिकर हो। खा न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह निर्माण हटा दिया जाए और उसे हटाने की खर्चे के निष्पादन की कार्रवाइयों में का से वसूल कर सकेगा। कि कोई ऐसा घर उसने बना दिया है जिससे कि का को नुकसान हो रहा है, उसके रहने के अयोग्य हो गया है उसका घर, तो उसको तोड़वाने के लिए जो खर्चा होगा वो का से वसूल कर सकेगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 33। रूल 33 कहता है दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन की डिक्री का निष्पादन करने में न्यायालय का विवेकाधिकार। डिजर्शन ऑफ कोर्ट टू एग्जीक्यूटिंग डिक्री ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नियम 32 में किसी बात के होते हुए दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन की डिक्री पार्टी के विरुद्ध पारित करते समय या पश्चात किसी भी समय यह आदेश कर सकेगा कि डिक्री इस नियम के उपबंधित रीति से निष्पादित की जा सकेगी। जहां सब रूल 2 कहता है कि जहां न्यायालय ने उपनियम 1 के अधीन कोई आदेश किया है वहां वह आदेश कर सकेगा कि डिक्री या आज्ञानुवर्तन ऐसी अवधि के भीतर ना किया जाने की दशा में जो इस निमित्त की जाए। निर्णय डिक्रीदार को ऐसे कालिक संदाय करेगा जो न्याय संगत हो। यदि न्यायालय यह ठीक समझे तो वह निर्णय से अपेक्षा करेगा कि वह न्यायालय के समाधान प्रद के रूप में डिक्रीदार को ऐसी कालिक संदाय प्रतिभूति करे। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3 कि न्यायालय धन के कालिक संदाय के लिए उपनियम 2 के अधीन किए गए किसी भी आदेश के फेरफार या उपांतर संदाय के समयों को परिवर्तित करके या रकम को बढ़ा या घटा करके समय समय पर कर सकेगा, और इस प्रकार संदाय किए जाने के लिए आदेश पूरे धन या उसके किसी भी भाग की बाबत उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेगा और उसे पूर्णतः या भाग तक ऐसे पुनः परिवर्तित कर सकेगा जो वह न्याय संगत समझे। सब रूल 4 कहता है कि इस नियम के अधीन संदत किए जाने के लिए आदेश कोई भी धन इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानव धन के संदाय की डिक्री के अधीन संदेह हो। यानी कोई भी पेमेंट है वो क्या है ऐसे वसूल किया जाएगा जैसे कि वो डिक्री का ही पार्ट हो। रूल 34 कहता है दस्तावेज के निष्पादन और प्राकम्य लिखित के प्रस्थांकन के लिए डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जहां डिक्री किसी दस्तावेज के निष्पादन के लिए या किसी प्राकम्य लिखित
के प्रश्नांकन के लिए है। निर्णय डिक्री का आज्ञानुवर्तन करने पर अपेक्षा करता है, उसका आज्ञानुवर्तन करने से इनकार करता है, वहां डिक्रीदार डिक्री के निबंधों के शर्तों के अधीन दस्तावेज या प्रश्नांकन का प्रारूप तैयार कर सकेगा, उसे न्यायालय को प्रेरित कर सकेगा। सब रूल 2 कहता है कि तब न्यायालय निर्णय से यह अपेक्षा करने वाली सूचना के साथ प्रारूप की तामील निर्णय पर कराएगा और वह अपने आक्षेप इतने समय के भीतर जितना न्यायालय उस के लिए नियत करे, जो है कोई ऑब्जेक्शन है तो वह दे सकता है। जहां निर्णय जो जजमेंट डेप्टर है प्रारूप के संबंध में आक्षेप करता है, ऑब्जेक्शन करता है, वहां उसके आक्षेप ऐसे समय के भीतर लिखित रूप से कथित किए जाएंगे और न्यायालय प्रारूप को अनुमोदित या परिवर्तन करने वाला ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। Where the judgment debtor objects to the draft, his objection shall be stated in written within such time, and the court shall make such order approving and alternating the drafts as it seems fit. नेक्स्ट हम बात करते हैं सब रूल 4। सब रूल 4 कहता है रूल 34 का कि डिक्रीदार प्रारूप की ऐसी कॉपी ऐसी परिवर्तनों सहित जो न्यायालय में विदिष्ट किए हो उचित स्टाम्प पत्र पर, यदि समय प्रबद्ध विधि द्वारा ऐसे स्टाम्प अपेक्षित हो, न्यायालय को प्रेरित करेगा। न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी जो इस नियुक्त किए गए हैं ऐसे प्रेरित दस्तावेज को निष्पादित करेगा। सब रूल 5 कहता है कि इस नियम के अधीन दस्तावेज का निष्पादन या प्राकम्य लिखित का प्रश्नांकन निम्नलिखित प्रारूप में हो सकेगा, अर्थात ड च द्वारा क ख के विरुद्ध, बाद में क ख की ओर से न्यायालय का न्यायाधीश या यथास्थिति ग और घ या उसका वही प्रभाव होगा जो उसे निष्पादन करने या प्रश्नांकन करने के लिए आदिष्ट पक्षकार द्वारा दस्तावेज के निष्पादन पर प्राकम्य लिखित के प्रश्नांकन का होता। सब रूल 6 कहता है कि जहां दस्तावेज का राष्ट्रीयकरण तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के अधीन अपेक्षित है और न्यायालय या न्यायालय का ऐसा अधिकारी जो न्यायालय द्वारा इस नियम क्या है नियुक्त किया गया है ऐसी विधि के अनुसार दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराएगा। जहां दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन इस पर अपेक्षित नहीं है किंतु डिक्रीदार उसका दृष्टिकरण कराना चाहता है, वह न्यायालय ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे। नेक्स्ट कहते हैं कि जहां न्यायालय ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आदेश करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकरण के व्यय के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो नेक्स्ट आता है रूल 35। रूल 35 कहता है स्थावर संपत्ति के लिए डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां डिक्री किसी स्थावर संपत्ति के परिधान के लिए है, वहां उसका कब्जा ऐसे पक्षकार को जिसे वह न्याय निर्णित किया गया है या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपनी ओर से परिधान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे, या यदि आवश्यक हो तो डिक्री द्वारा अवरुद्ध किसी ऐसे व्यक्ति को जो संपत्ति को खाली करने से इनकार करता है हटा करके परिदत्त किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 2 कहते हैं जहां डिक्री स्थावर संपत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए है, वहां संपत्ति में से किसी सदस्य स्थान पर वारंट के प्रति कॉपी को लगाकर या डिक्री के सार को किसी सुविधाजनक स्थान पर डोडी पिटवाकर या किसी अन्य रूढ़िक ढंग से घोषित करके ऐसे कब्जे का प्रदान किया जाएगा। सब रूल 3 कहता है कि जहां किसी निर्माण या अहाते के कब्जे का प्रदान किया जाना है या कब्जा रखने वाला व्यक्ति डिक्री द्वारा अवरुद्ध होते हुए वहां तक आवत पहुंच नहीं होने देता है, यानी कि वहां पे पहुंचने नहीं देता है जहां पे डिक्री पारित होनी है।
डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है। वहाँ न्यायालय देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने न आने वाली स्त्री को युक्त चेतावनी देकर या हट जाने की सुविधा देने के पश्चात अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी ताले चटकनी को हटा सकेगा, खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा और डिक्रीदार को कब्जा देने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य कार्य को कर सकेगा। अगर वह पहुंच नहीं होने देता है तो इस तरीके के काम हो सकते हैं और उसको वो संपत्ति या प्रॉपर्टी है वो दिलाई जा सकती है। फ्रेंड, ये था रूल 35 तक। नेक्स्ट वीडियो में रूल 36 से स्टार्ट करूंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।